है आग का दरिया तू, क्यों बन के बैठा पानी है। चल संग हमारे, ये घड़ी फिर न आनी है। Hello students, this is Mamta Singh, your chemistry and biology teacher. मैं आप सभी का दून इंडियन डिफेंस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप देश के एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और रेस्पेक्टेड एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है 3 स्टेप में होकर के गुजरता है और इस स्टेप में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है रिटन। तो आप सभी रिटन की प्रिपरेशन करने के लिए दून इंडियन डिफेंस एकेडमी से जुड़ने वाले हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं इस जर्नी की शुरुआत में। आज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एनडीए सिलेबस के बारे में, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में, और एनडीए में क्या पैटर्न है केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो हमें स्टडी करने हैं, और कौन कौन से ऐसे एडिशनल टॉपिक हैं जो कि सिलेबस के अलावा भी हमें नॉलेज में होने चाहिए जो हमें स्टडी करने हैं। इन सब बातों पर डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता देना चाहती हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन उज्जैन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एंटोमोलॉजी स्पेसिफिकेशन के साथ में जयपुर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। मैंने अपने फॉर्मल करियर की शुरुआत एज ए टीचर देहरादून के एक बड़े सीबीएसई स्कूल से की, लेकिन बाद में मैं स्कूल टीचिंग से कॉर्पोरेट टीचिंग में शिफ्ट हो गई हूँ क्योंकि मुझे वो ज़्यादा चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग नज़र आता है। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो ये एग्ज़ाम है, ये बहुत ही टफ एग्ज़ाम है और इसमें आपको तीनों ही स्किल से होकर के गुजरना पड़ता है। आपको फिजिकल, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपके अंदर एक नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आप रिटन के थ्रू वहाँ जा रहे हैं। एसएसबी में भी आपका नॉलेज काम आता है, इंटरव्यू में आपका नॉलेज काम आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो बच्चों, इसका जो प्रिपरेशन है वो आपके जो पहले एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन है उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि एकेडमिक्स का जो प्रिपरेशन होता है वो कंपटीशन के प्रिपरेशन से बिल्कुल अलग होता है। हमारा थोड़ा सा अलग अप्रोच होता है इस चीज़ के लिए। जैसे एकेडमिक्स में हम साल भर फॉलो करते हैं, स्कूल होता है, स्कूल का एक करिकुलम होता है, उसके साथ में हमें अपने आप को नेट टू नेट बना करके रखना पड़ता है। और कंपटीशन में आपके पास एक बहुत बड़ा वैक्यूम होता है, मतलब एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको खुद सेल्फ प्रिपरेशन करनी पड़ती है। क्योंकि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ने जा रहे हैं इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की टाइम टू टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट हो और उन सिलेबस की प्रैक्टिस हो, टॉपिक्स के बारे में उनकी प्रैक्टिस हो, ये सारी चीज़ों का ध्यान हम रखने वाले हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा सीरियसली काम करना पड़ेगा। जैसे मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको बताती हूँ कि बायो और केमिस्ट्री ये जनरल साइंस का एक बहुत बड़ा पार्ट बनाते हैं। तो जनरल साइंस में हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जिसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक बड़ा पार्ट बनते हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप सभी लोग ज़्यादातर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के होते हैं तो केमिस्ट्री को आप लोग आसानी से समझ लेते हैं,
लेकिन बायोलॉजी को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए सबसे पहला एक जो सजेशन है मैं वो आपको देना चाहूँगी कि एक तो ये जो बायो का आपका एक 10th तक आप लोग बायो पढ़ चुके होते हैं और आपको ये पता नहीं होता है कि 11th-12th में आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हो 11th और 12th के सिलेबस पर, तो बायो हालांकि आप पढ़े होते हो लेकिन आप उसको भूल जाते हो। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि दिस इज़ अ न्यू सब्जेक्ट और इसमें बहुत लेबर लगने वाला है, हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ इसमें चला जाएगा, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आप अपने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो। यदि मैं बायो के सिलेबस के बारे में बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि सिलेबस स्टार्ट होता है सेल से, टिश्यू से। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं स्पेसिफिकली सेल और टिश्यू से। इसके अलावा एक बड़ा टॉपिक है लिविंग एंड नॉन लिविंग। बच्चों, ये देखने में जितना छोटा लगता है ये टॉपिक उतना ही बड़ा है, क्योंकि इसमें हमें इंटायर लिविंग वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन स्टडी करना होता है। इसमें हमें प्लांट क्लासिफिकेशन स्टडी करना है, हमें एनिमल क्लासिफिकेशन स्टडी करना है, और कैसे मतलब इस क्लासिफिकेशन को सिर्फ हमें स्टडी नहीं करना है, मग नहीं करना है, बल्कि हमें इसे समझना है एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे सिंपल लिविंग थिंग्स से कॉम्प्लेक्स लिविंग थिंग्स इवॉल्व हुए हैं और कैसे कैसे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम हायर कॉम्प्लेक्स बॉडीज़ वहाँ पर इवॉल्व हुई हैं। इसके अलावा आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड। तो बच्चों, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको स्केलेटन पढ़ना है, आपको नर्वस सिस्टम पढ़ना है, आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ आपको ब्लड ग्रुपिंग पढ़नी है, RH पॉजिटिव, नेगेटिव, ABO ब्लड ग्रुपिंग के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये जनरल टॉपिक्स हैं और आपके जनरल नॉलेज से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो इसमें बनता है वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो क्योंकि प्लांट मॉर्फोलॉजी में यानी प्लांट आकारिकी में आप आसानी से उसको लर्न कर सकते हो जूनियर क्लासेस में, 6, 7, 8 में ये पढ़ाया जाता है। इसके बाद 9, 10th में बेसिकली प्लांट मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा टॉपिक NCERT में नहीं है, इनफैक्ट ICSE में भी नहीं है। तो थोड़ा सा आपको इन सब के बारे में एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। हालांकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होता है, तो आप सिंपल एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है न्यूट्रिएंट्स और फूड से रिलेटेड और फूड डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीजेस। तो ये जो डिजीजेस वाला पार्ट है ये बायोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 1-2 क्वेश्चन इससे आते ही हैं, वो चाहे डेफिशिएंसी डिजीज से हो, वायरल या बैक्टीरियल डिजीजेस से हो, या कोई करंट अफेयर्स में से कोई यदि चल रहा है, कोई डिजीज, कोई पैंडेमिक, कोई एपिडेमिक, तो वहाँ से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो डिजीज एक बड़ा टॉपिक है जो आपको स्टडी करना है। इसके अलावा फूड एक टॉपिक है जो आपको स्टडी करना है। लास्ट का जो पार्ट दिया हुआ है जो स्पेसिफिकली बायो से रिलेटेड है और ओवरऑल साइंस से रिलेटेड है, वो है एमिनेंट साइंटिस्ट के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो मैं अपने फील्ड के साइंटिस्ट के बारे में आपको टाइम टू टाइम जैसे हम टॉपिक्स पढ़ते रहेंगे, जो इम्पॉर्टेंट अप्रोच है साइंटिस्ट की, वो हम इसके साथ में डिलीवर करते रहेंगे। इसके अलावा ज्योग्राफी, इट इज़ मोर फ्रॉम ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है, इक्लिप्स के बारे में आपको पढ़ना है, और जो कि ज्योग्राफी से ज़्यादा रिलेटेड है रेदर देन बायो, लेकिन हम उनको डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक्स तो आपको एज सच सिलेबस में गिवन है, लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत सारे टॉपिक स्टडी करने हैं। जैसे आपको जेनेटिक्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब हम सेल पढ़ रहे हैं, सेल में हम DNA RNA पढ़ रहे हैं, तो सेल के साथ ही जब हम DNA RNA पढ़ेंगे तो हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइंस है प्रेजेंट सिनेरियो में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकता है आ जाए, तो हम जेनेटिक्स वाला पार्ट हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैं मिसलेनियस में लेती हूँ और जो सिलेबस में गिवन नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं उनको अपने सिलेबस में, अपने क्लासेस के जो है करिकुलम, उसमें रखती हूँ।
ओवरऑल मैंने ये प्लान किया है कि आप लोगों को 70 क्लासेस में मैं बायो का सिलेबस कंप्लीट करवाऊं, जिसमें कि 45 क्लासेस अप्रॉक्सीमेटली 45 से 50 क्लासेस जो होंगी वो आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगी, और 25 टू 30 क्लासेस जो होंगी आपकी वो मिसलेनियस होंगी, यानी जो सिलेबस में प्रिस्क्राइब नहीं है लेकिन वो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैंने आपको कहा, क्योंकि बायो बैकग्राउंड के बच्चे बहुत कम होते हैं तो थोड़ा उनको हर बच्चा अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाता है कि मुझे जीएस को ऐसे फेस करना है। तो ज़्यादातर बच्चे स्ट्रैटेजी बनाते हैं एनडीए की कि वो फिजिक्स पर फोकस करेंगे, मैथ्स पर फोकस करेंगे, इंग्लिश पर फोकस करेंगे, और कुछ एक जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब्सिडरी सब्जेक्ट्स वो रखते हैं और उन पर उतना फोकस नहीं करते हैं। तो एक तो मेरा एडवाइस ये है कि किसी भी सब्जेक्ट को आप बहुत ज़्यादा कम ना आंकें, क्योंकि जीएस जो होता है वो एक बहुत, मतलब आप कितना ही पढ़ें, आप जीएस को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल काम है। तो आपको इन टॉपिक्स में से चुनना पड़ेगा। आप चुनेंगे कैसे आप, क्योंकि आपको बूंद बूंद इकट्ठी करनी है और आपको कट ऑफ तक जाना है। तो आप चुनेंगे कैसे, क्योंकि आप मैक्सिमम टॉपिक जब तक नहीं करेंगे तब तक आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बच्चों, बिना प्रिपरेशन के, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके कांटेक्ट में आए होंगे, वो कहेंगे कि हम बिना प्रिपरेशन के भी हमारा एनडीए रिटर्न हो गया, जो अच्छे बच्चे होते हैं जो एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं। लेकिन प्रिपरेशन के साथ किसी एग्ज़ाम को फेस करना और विदाउट प्रिपरेशन किसी एग्ज़ाम को फेस करना दोनों ही बहुत अलग चीज़ होती हैं। जब आप प्रिपरेशन के साथ जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जैसा कि मैंने ये कहा कि ये कंपटीशन 3 लेवल का, यहाँ पर 3 टायर्स हैं, 3 लेवल है जिसमें आपको एग्जामिन किया जा रहा है, रिटन है, एसएसबी है, इंटरव्यू है। तो ये जो फ्रेम किया गया है कंपटीशन, वो इसलिए फ्रेम किया गया है कि एक तो आपको एक जनरल नॉलेज, ओवरऑल एक नॉलेज होना चाहिए, यानी कि आपका मेंटल लेवल ऐसा होना चाहिए कि आप चीज़ों को समझ सकेंगे। दूसरी चीज़, एसएसबी में जो आपके टास्क होते हैं वो आपके टास्क आपके मेंटल स्टेबिलिटी को बताते हैं, जो आपको हेल्प करने वाले हैं। अब रिटन का प्रिपरेशन एसएसबी और इंटरव्यू में कैसे आपको हेल्प करेगा, जैसे आप प्रिपरेशन के साथ रिटन क्वालिफाई करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। एक तो आपको पता है कि आपने प्रिपरेशन की है, तो आप अपने पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में सोचेंगे और आप एसएसबी के लिए भी तैयारी अच्छे से करेंगे, और एक कॉन्फिडेंस के साथ में आप एसएसबी को फेस करेंगे, इंटरव्यू को फेस करेंगे। तो आप ये ना सोचें कि मुझे सिर्फ कट ऑफ तक जाना है और मैंने कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स यहाँ पर चूज़ कर लिए हैं जिन पर कि मुझे काम करना है। हर बच्चे की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि हम सब इंडिविजुअल हैं, हमारा सबका अपना अपना एक अप्रोच होता है, लेकिन इस अप्रोच को हमें रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना है। मतलब मेरा जो अप्रोच होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ उससे मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। तो बायो के बारे में जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, और पहले इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बायो में डिसइंटरेस्ट शो करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको इंटरेस्ट के साथ में उसको पढ़ना है, बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट यू एंड योर सराउंडिंग। यदि आप बायो इटसेल्फ 2 सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होते हैं, बॉटनी भी होता है, जूओ भी होता है, तो आपके आसपास पेड़ पौधे हैं, आप उनसे रिलेट कर सकते हैं इसको, और खुद के आपके बॉडी के बारे में, फूड, न्यूट्रिशन, डिजीज़, ये सब आपसे रिलेटेड चीज़ें हैं, और ये जनरल नॉलेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं। तो बायो को हम ऐसे प्लान कर रहे हैं कि 70 क्लासेस में हम बायो को कंप्लीट करेंगे। हर क्लास के बाद या हर टॉपिक के बाद ये प्लान कर रहे हैं कि कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपको तुरंत मिलेंगे, जिससे कि आप उसको रिवाइज करेंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ बच्चों, कई बच्चे कोचिंग में आते हैं और उनका जब वो एडमिशन लेते हैं तो उनका एनर्जी लेवल कुछ और होता है, लेकिन जैसे जैसे वो एक रूटीन क्लास में चले जाते हैं उनका एनर्जी लेवल कम हो जाता है। इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि एकेडमिक्स और कंपटीशन 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। एकेडमिक्स में आपके पास काफ़ी टाइम मिलता है कि आप अप एंड डाउन शो कर सकते हैं, आपके पास सेशंस होते हैं। चलिए अभी आपके करिकुलम में कुछ स्पोर्ट्स डे आ गया या कोई आपका एनुअल फंक्शन आ गया, तो आप उसके मोड को शिफ्ट करके वापस से स्टडी में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक रिगरस
टाइम टेबल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और आप कॉम्पीट कर रहे हैं। इवन आपको पता नहीं है कि आप कैसे कैसे बच्चों के साथ में कॉम्पीट कर रहे हैं। क्या कई बच्चे ऐसे हैं जो 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कई बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी 2-3 बार क्वालिफाई हो चुके हैं, तो सर्टेनली उनका एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस से ज़्यादा होगा। और जब आप उनके साथ में कॉम्पीट करेंगे, तो यदि आपकी प्रिपरेशन ठीक से नहीं होगी तो उनके साथ में कॉम्पीट करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर आपको अप्रोच ये रखना है कि जो 5-6 मंथ का आपने ड्यूरेशन डिसाइड किया है एनडीए के प्रिपरेशन के लिए, उस एनडीए के प्रिपरेशन में अपना एनर्जी लेवल आपको अच्छे से बना करके रखना है। यानी जिस मोमेंटम के साथ आप एंटर हो रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उसी मोमेंटम के साथ में आपको थ्रू आउट द पीरियड आपको वहाँ पर रहना है और हमेशा अपने गोल को यहाँ पर डिस्क्राइब करते रहना है, गोल को सोचते रहना है कि आप क्या डिसाइड करके यहाँ पर आए हैं। जो कि मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट बीच में कहीं उसको छोड़ देते हैं। वो आते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ में, बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म के साथ में, और फिर उनके क्लास आना, वर्क करना, ये उनके डेली रूटीन में शामिल हो जाता है। वो थोड़े से लेथार्जिक से हो जाते हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी प्रिपरेशन में कहीं भी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आना चाहिए जिससे आपका एनर्जी लेवल कम हो। दूसरी जो चीज़ मैं महसूस करती हूँ वो ये कि जो भी बच्चे कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको 2 तरह के गोल्स अपने डिसाइड करने चाहिए, एक शॉर्ट टर्म गोल और एक लॉन्ग टर्म गोल। तो आप जानते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म गोल है एनडीए में मतलब सिलेक्ट होना और अपनी पोस्ट गेन करना। लेकिन शॉर्ट टर्म गोल के लिए आप क्या करेंगे? शॉर्ट टर्म गोल के लिए आपको 6 मंथ का या 5 मंथ का जो पीरियड है, उसमें सब्जेक्ट वाइज आपको मंथली, वीकली, डेज वाइज एक सिलेबस आपको बनाना पड़ेगा अपने लिए कि मुझे आज इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, कल मेरे पास इतना होना चाहिए। फिर एक बार फिर से ऐसा नहीं है कि मैं करता जा रहा हूँ, करती जा रही हूँ, लेकिन पीछे से रिवाइज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन में। आप ज़रूरी नहीं है कि आप 100% सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि आपको अभी रिटर्न पर फोकस करना है। ठीक है, तो 100% सिलेबस करने के बजाय आप 80%, 90% सिलेबस कर सकते हो, लेकिन उसको कंटिन्यूसली आपको रिवीजन करना ज़रूरी है। जो पैटर्न है एनडीए रिटर्न का वो ये है कि एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं, तो पढ़ा हमने सब होता है, 4 ऑप्शन मेरे पास हैं, वो चारों के चारों ऑप्शन मैंने कहीं सुने हैं, कहीं पढ़े हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर मैं कब दे पाऊंगी? जब मैं उसको बार बार रिवाइज करूंगी। तो ये एक पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि कंटिन्यूसली आपको जो भी टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं, जो भी प्लान आपने किया है अपने लिए, उसको आप कंटिन्यूसली रिवाइज करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बायोलॉजी को 70 लेक्चर्स में कंप्लीट करने वाली हूँ, और साथ ही साथ कॉन्जिक्यूटिवली उसके साथ में कुछ टेस्ट पेपर्स होंगे, कुछ रिटन मटेरियल होगा उस कंटेंट से रिलेटेड, जिसको कि आप आसानी से लर्न कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। अब मैं बात करती हूँ केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री, क्योंकि ज़्यादातर आप लोग मैथ्स बैकग्राउंड से है, तो उसको लर्न कर लेते हैं अच्छे से, आपको कॉन्सेप्ट होता है उसका 11th-12th में। और जो बच्चे नए भी होते हैं तो थोड़ा सा उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करना है केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अभी इस बार जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, एटम्स है, मॉलिक्यूल है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा वाटर के बारे में हमें डिस्कस करना है, सर्टेन गैसेस हैं लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, इनके प्रिपरेशन, इनके यूजेस, इन सब के बारे में हमें स्टडी करना है। इसके अलावा आपको जो टॉपिक्स बनते हैं वो टॉपिक्स हैं एसिड, बेस, सॉल्ट, इनके बारे में हमें डिस्कस करना है यहाँ पर। और कुछ डेली मतलब जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं लाइक फर्टिलाइजर्स। कुछ मटेरियल्स हैं जिनका प्रिपरेशन आता ही है। ये एनडीए का सेट पैटर्न है कि केमिस्ट्री में जो ग्लास है, इंक है, सीमेंट है, पेंट है, इनसे रिलेटेड इनका प्रिपरेशन। सर्टेन सॉल्ट्स, जैसे मैंने एसिड एंड बेस में बात की कि जो सॉल्ट्स हैं, उन सॉल्ट्स में हम बहुत सारे सॉल्ट्स ऐसे होते हैं, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है, ये सब हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के सॉल्ट हैं, एसिड हैं, वो सब हमें स्टडी करना है। इसके अलावा कुछ एक टॉपिक्स हैं मिसलेनियस में जो हमें स्टडी करना है। जैसे केमिस्ट्री में एक टॉपिक आता है
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो जब हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसके एलोट्रॉप्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, लाइक डायमंड है, ग्रेफाइट है या ग्रेफीन्स हैं, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो जब हम कार्बन स्टडी करते हैं तो हम कोक और पेट्रोलियम भी स्टडी करते हैं। जब हम पेट्रोलियम स्टडी कर रहे हैं तो हम फ्यूल स्टडी करेंगे। जब हम फ्यूल स्टडी करेंगे तो हम जो एंटी नॉकिंग सब्सटेंसेज हैं, ऑक्टेन नंबर है, वो भी स्टडी करेंगे। दिस इज़ नॉट गिवन इन योर सिलेबस, ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन हमें ये सारी चीज़ें स्टडी करनी होती हैं, क्योंकि ना तो साइंस का कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो एक दूसरे से रिलेट नहीं करता, ना ही केमिस्ट्री में कोई ऐसा टॉपिक हो सकता है जो कि रिलेट नहीं कर सकता है। तो जैसे हम जीएस के बारे में बात कर रहे हैं, तो जीएस में ऑल्दो यहाँ पर कुछ एक टॉपिक्स आपको प्रिस्क्राइब्ड हैं, लेकिन ये इन टॉपिक्स के अलावा भी आपको कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि अदर देन सिलेबस भी स्टडी करने हैं, जो जिनसे कि क्वेश्चंस बन सकते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। पिछले साल का यदि मैं पैटर्न डिस्कस करूं, 2019 का जो सेकंड पेपर हुआ है एनडीए का, उसमें सोप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस है, कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमें करना है। अच्छा, इसमें भी मैंने यही प्लान किया है कि जो 70 लेसन्स हैं या लेक्चर्स मेरे होंगे, उन 70 लेक्चर्स के साथ में मैं इसको कंप्लीट करने वाली हूँ, जिसमें वही ऑलमोस्ट 45-50 जो लेक्चर्स हैं वो मेन सिलेबस होगा, और उसके साथ में मिसलेनियस में 25 ऐसे कुछ लेक्चर्स होंगे जो कि आपके मिसलेनियस टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में आपको करना है कि जो टॉपिक वाइज अपनी स्टडी को कंप्लीट करना है, और उसके अलावा फिर जो मिसलेनियस है उसको आपको अच्छे से करना है। दूसरी चीज़ ये है कि एनडीए में नेगेटिव मार्किंग है। तो आप जब एक प्लान करके जाता है बच्चा कि मुझे इतने अटैम्प्ट करने हैं बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से वहाँ पर कट ऑफ में वो नहीं पहुँच पाते हैं। उसका एक रीज़न ये है कि हमने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, बहुत मेहनत की है, और हमें ऐसा लगता है कि हम पेपर भी में हमारे पास बहुत अच्छा आ गया। तो मैंने 30 to 35 या 40% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने एक बार में ही, मेरे को सारे आंसर आते थे और मैंने टिक लगा दिए उनके, यानी मेरे को कॉन्फिडेंस है कि इतने मार्क्स मुझे मिलने वाले हैं। उसके बाद मैं सेकेंड टाइम में एक बार फिर से पेपर को रिवाइज़ करूँगी और मैं सोचूंगी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके में 50-60% आंसर्स मुझे लग रहा है कि मुझे पता है, तो सेकेंड अटैम्प्ट में मैं वो आंसर यहाँ पर अटैम्प्ट करना चाहूँगी। तो एनडीए में क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों को अपनी जो पूरा प्रिपरेशन है उसकी तो एक स्ट्रैटेजी बनानी ही बनानी है, इसके साथ में आपको एग्ज़ाम की भी स्ट्रैटेजी बनानी है, क्योंकि बच्चों ये कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं उनमें एक ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने प्रिपरेशन करें, एक दिन जा कर के एग्ज़ाम दे दें और दैट्स ऑल। यहाँ पर आपको उन 3 घंटों में, या जो 2 घंटे का आपका ड्यूरेशन है, 3 घंटे का ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के अंदर आपको अपना काउंटर बैलेंस माइंड से बना करके रखना बहुत ज़रूरी है। यानी जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है उस स्ट्रैटेजी से आपको वहाँ पर हटना नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि मैंने इतने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने थे फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में मैंने और कर दिए, और थर्ड अटैम्प्ट में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर दिए जिनसे कि नेगेटिव मार्क्स चले गए। क्योंकि यहाँ पर एक एक मार्क का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। यही एक बेसिक डिफरेंस है एकेडमिक्स में और कंपटीशन में, कि आप यदि सही कर रहे हैं तो उसका तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यदि आप गलत नहीं कर रहे हैं तो आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको सही तो करना ही करना है, लेकिन आपको गलत नहीं करना है, वो आपको बेनिफिट देने वाला है। क्योंकि ये पूरा के पूरा एक सिलेबस ऐसे ही फ्रेम किया हुआ है कि यहाँ पर आपको ऐसे बच्चों को उन्हें चूज़ करना है जो बहुत स्टेबल हैं। तो आपको जो मैं ये सजेशन दे रही हूँ कि 3 घंटे का जो आपको काउंटर बैलेंस वहाँ पर मेंटेन करना है, उसकी प्रैक्टिस आपको डे 1 से करनी होगी। यानी कि जो वीकली आपके टेस्ट हो रहे हैं सैटरडे टू सैटरडे एकेडमी में,
उन वीकली टेस्ट को आपको ऐसे ही इसी अप्रोच के साथ में करना होगा कि आप फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं। यानी कि उसमें ऐसा नहीं है कि ये अभी हमारा फाइनल एग्ज़ाम नहीं है इसलिए मैं तो सारे 50 क्वेश्चंस ही टिक लगा करके आने वाली हूँ या आने वाला हूँ, ऐसा अप्रोच आपको नहीं रखना होगा। और डे 1 से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप फाइनल डे पर जा कर के गलती कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और एक अच्छी प्रिपरेशन, जैसे कहते हैं कि एक अच्छी प्रिपरेशन, एक अच्छी शुरुआत हो जाए तो समझ लीजिए कि आप अपनी परीक्षा में सफल हो गए हैं। तो एक अच्छी शुरुआत की तरफ आप अपना कदम बढ़ाइए, उसी जोश उसी उत्साह के साथ में आप थ्रू आउट द पीरियड हमसे जुड़े रहिए। जो जो असाइनमेंट्स आपको मिल रहे हैं या जो लेक्चर डिलीवर हो रहे हैं, उन लेक्चर्स को आप ध्यान से सुनिए, उन टॉपिक्स को पकड़िए, उनको बार बार रिवाइज कीजिए, और यदि उसमें कोई आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच। Think NDA. Think Doon IDA.